नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ईरान में दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी कैसी चल रही है। इस दौरान जनता के सामने आ रहे ईरान के बड़े सैन्य कमांडरों को लेकर क्यों चिंतित है ईरान? देश में बड़े पैमाने पर शोक के बीच ईरान ने क्या चेतावनी दी अमेरिका और इजराइल को? वहीं एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर क्यों बरसे नाटो पर। नाटो को लेकर ट्रंप के दावों में कितनी हकीकत है और कुछ ही दिनों में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से पहले यह विवाद नाटो के भविष्य के लिए कितना गंभीर है। होंगी और भी बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान दे रहा है अपने दिवंगत नेता अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई। तेहरान पहुंचे दुनिया भर के प्रतिनिधि। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पेश की अपनी खिराजे अकीदत। 9 जुलाई को मशहद में होगी तदफीन। तीन देशों के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की करेंगे यात्रा। हिंद महासागर में सहयोग को मजबूत करने पर रहेगा जोर। मोल्दोवा के प्रधानमंत्री ने अप्रत्याशित रूप से दिया इस्तीफा। बताया व्यक्तिगत कारण। यूरोपीय संघ में एकीकरण की प्रक्रिया को लग सकता है झटका। पाकिस्तान में भीषण सड़क दुर्घटना। बलूचिस्तान के दाना सर क्षेत्र में हादसे की शिकार बनी बस। 40 यात्रियों की दर्दनाक मौत, 8 घायल। क्वेटा से पेशावर जा रही थी बस। यूरोप के कई देशों में हीट वेव का कहर जारी। टूट रहा है मरने वालों के आंकड़ों का रिकॉर्ड। फ्रांस में इस साल जून में 2025 लोगों की गर्मी से मौत। इस महीने महाद्वीप की 2/3 आबादी को झेलना पड़ा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान में दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन शोक के इस माहौल के बीच इजराइल की कथित साजिशों और सुरक्षा को लेकर बड़ा विवाद भी सामने आ गया है। दावे हैं कि ईरान की शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की योजना पर अमेरिका ने भी अपने सहयोगियों को आगाह किया था। आखिर अंतिम संस्कार के बीच क्यों बढ़ गई है सुरक्षा की चिंता और अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच क्या नया तनाव पैदा हो गया है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्म की शुरुआत हो चुकी है। ये रस्में 4 से 9 जुलाई तक चलेंगी। लाखों लोग शोक मनाने के लिए तेहरान की सड़कों पर जमा हुए हैं। खामनेई के पार्थिव शरीर को दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों के अंतिम दर्शन के लिए मुसल्ला इमाम खुमैनी मस्जिद में रखा गया है, जहां वो नमाज पढ़ाया करते थे। उनके ताबूत के साथ 3 और ताबूत रखे गए हैं। ताबूत को इमाम हुसैन की मजार से लाए गए एक पवित्र लाल झंडे से ढका गया है। ईरानी सरकार के अनुसार ये झंडा प्रतिरोध, बलिदान और सच्चाई के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। ईरानी वार्ताकारों की हत्या से जुड़ी योजना से संबंधित द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद ईरानी लीडरशिप इजराइल को चेतावनी दे रही है कि अंतिम संस्कार के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की गई तो करारा जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर अली खामनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने कहा है कि इजराइल से मिल रही धमकियों और निगरानी के जोखिम के कारण मुस्तफा का सार्वजनिक रूप से शामिल होना खतरनाक होगा।
उधर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान की टॉप लीडरशिप की हत्या की इजरायली प्लान से अमेरिका ने सचेत किया था। अमेरिका ने मध्य पूर्व के देशों से अपील की कि वे ईरान को इजरायली हत्या की साजिशों के प्रति सतर्क करें। अमेरिका को आशंका थी कि इजराइल युद्ध विराम के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ की हत्या की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास आराक्ची और कालिबाफ मार्च से ही इजराइल के संभावित टारगेट लिस्ट में थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कालिबाफ 2 बार हमले से बाल बाल बचे, एक बार 2025 के संघर्ष के दौरान और दूसरी बार हालिया युद्ध में। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात के बाद जब कालिबाफ तेहरान लौटे थे, तब ईरानी खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली कि इजराइल उनके विमान को निशाना बना सकता है। इसके बाद उनका विमान आपात स्थिति में मशहद में उतारा गया और वहां से वे सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचे। हालांकि इन रिपोर्टों को लेकर अमेरिका और इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उधर हालिया समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान लगभग उन सभी शर्तों पर सहमत हो गया है जिन्हें अमेरिका चाहता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बातचीत अभी जारी है, लेकिन अंतिम नतीजा अभी पूरी तरह साफ नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है। हालांकि इन वार्ताओं में किसी बड़े या स्थायी शांति समझौते की दिशा में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिखी है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल समझौते को पूरी तरह लागू नहीं करते हैं और युद्ध खत्म करने की अपनी बात नहीं निभाते हैं, तो ईरान फिर से जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, इसका बराबर का जवाब दिया जाएगा। और इस पूरी रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अंशु जी, पहला सवाल यही है कि ईरान के जो दिवंगत सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? चंद्रशेखर जी, जब हम अली हुसैनी खामनेई की बात करते हैं तो वो सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नहीं, हम पूरे इस्लामिक जगत के सर्वोच्च नेता के रूप में उन्हें जानते आए हैं। और 1969 की जो इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, उसमें पहले आयतुल्ला खामेनेई ने सत्ता को संभाला और एक हार्ड लाइन शुरू की जो थियोक्रेटिक इस्लामिक या शरिया लॉ पर आधारित थी। इसके बाद 1989 में उनके निधन के बाद अली हुसैनी खामेनेई, जो कि एक शिया लीडर रहे हैं, क्लेरिक रहे हैं, उन्होंने सत्ता संभाली और 2026 तक वे ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। इस्लामिक जगत में एक बड़ा नाम हम सभी जानते हैं कि उनका रहा है और यही कारण है कि देश विदेश से, भारत से भी एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर शोक व्यक्त करने के लिए गया है। 4 से 9 जुलाई तक उनके ये तमाम जो शिया परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होगा, वो तमाम परंपराएं शुरू हो चुकी हैं। अब हम ये समझें कि अमेरिका ने जब इस बार 27 फरवरी को ईरान पर हमला किया तो उनका मुख्य उद्देश्य खामेनेई को एलिमिनेट करके ईरान का रिजीम चेंज करना था, क्योंकि इसके पहले 1969 की इस्लामिक क्रांति के पहले का जो ईरान था वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर पूरी तरह से आधारित था। उसमें उसकी यदि हम शासन व्यवस्था को देखें तो एक सॉफ्ट लाइनर्स की शासन व्यवस्था थी और अमेरिका समेत पश्चिमी जगत के देशों के साथ ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते थे, जो कि पहले खामेनेई और फिर खामेनेई के सत्ता में आने के बाद लगातार खराब होते चले गए। तो निश्चित तौर पर अभी तो ईरान के लिए और इस्लामिक जगत के तमाम देशों के लिए ये एक दुख का समय है। उनके जो सर्वोच्च नेता है उनको अंतिम विदाई वे लोग दे रहे हैं, तो इस पर हम बहुत टिप्पणी ना भी करें तो ना ही करें तो ठीक होगा। लेकिन इसके आसपास जो पश्चिमी एशिया में संकट का माहौल बना हुआ है चंद्रशेखर जी, वो तो और आगे गंभीर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंशु जी, इस सब के बीच एक रिपोर्ट आई है, खासकर ये वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि जिस वक्त पे ये युद्ध विराम वहाँ पर चल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में अच्छी बातचीत हो रही है, सकारात्मक दिशा में जा रही है, इसी दौरान इजराइल वहाँ की टॉप लीडरशिप को मारने की कोशिश कर रहा था, जिसका न सिर्फ अमेरिका ने विरोध किया बल्कि अमेरिका ने जो खाड़ी के देश हैं उनको ये कहा कि वो ईरान को बताएं कि इजराइल ऐसा कर सकता है, सतर्क रहें। क्या कुछ कहेंगे?
चंद्रशेखर जी, इस समय युद्धबंदी की जो स्थिति है और अमेरिका और ईरान के बीच की जो वार्ताएं लगातार फ्लॉप हो रही हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हर दिन जो अलग अलग ऑफिशियल स्टेक होल्डर्स देशों से अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके बीच हमको तथ्य परक रहना चाहिए। और तथ्य यही है कि जो पहले 2 महीने की युद्ध बंदी अनाउंस की थी अमेरिका ने और ईरान ने मिलकर के, उसको पहले ईरान ने तोड़ा, फिर उस पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी इस हफ्ते, और फिर ईरान ने बहरीन और कुवैत पर लगातार हमले किए। इसके बाद फिर ओमान में बातचीत शुरू हुई, जिसपे ईरानी ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आया कि हम ऑफ द टेबल रहेंगे, हम इस बातचीत में अमेरिका के साथ ही नहीं आएंगे। तो जिस बातचीत का दावा अलग अलग ऑफिशियल्स या एक्सपर्ट्स कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, वो ऑफिशियली ईरान के द्वारा स्टेटेड नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम ये समझें कि ईरान की तरफ से जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं वो हार्डलाइनर्स कर रहे हैं, और इन्हीं हार्डलाइनर्स का रिजीम जो है वो अमेरिका समेत इजराइल और खाड़ी के देश भी बदलना चाहते हैं। और यही कारण है कि इजराइल और खाड़ी के देश ईरान को इस तरह से एग्जिट करके वापस या पीछे नहीं हटना चाहते हैं। और ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसे मैटर्स हैं, जैसे उनके जो प्रॉक्सीज या आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको लेकर के ईरान चर्चा ही नहीं करना चाह रहा है चंद्रशेखर जी। तो इस पर दोनों तरफ से बात अटक रही है, और युद्धबंदी की जो बात है वो बार बार होती है, वो फेजेस में हो रही है, ऑफ एंड ऑन हो रही है। लेकिन इसमें हम ये भी समझे कि जो सबसे की स्टेक होल्डर है वो इजराइल है। जब तक इजराइल को डिप्लोमेटिक टेबल पर नहीं बिठाया जाएगा, तब तक युद्ध अंत की ओर या बंद होने की ओर जाता हुआ मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है। और इस सब के बीच क्या हम ये कह सकते हैं कि चाहे डायरेक्ट बातचीत हो रही हो या इनडायरेक्ट बातचीत हो रही हो, मामला चाहे बहुत धीरे ही सही, लेकिन क्या सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है, यह हम बोल सकते हैं? चंद्रशेखर जी, बीते दिनों ऐसा लगा था जब ईरान ने और अमेरिका ने मिलकर के G7 की मीटिंग के दौरान पहले एक वर्चुअली डॉक्यूमेंट साइन किया, फिर उस पर वाकई में हस्ताक्षर हुए, उसमें अलग अलग क्लॉजेस थे, 14 सूत्रीय ये MOU है। उसमें फिर ईरान ने वादा किया कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। अमेरिका ने भी एक बड़ी एड देने की घोषणा ईरान को की, हालांकि वो सशर्त थी, और ईरान ने कहा बिना किसी शर्त 2 महीने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा है, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स लगाएगा। अब इनमें ना कुछ कुछ जटिल बिंदु भी आए, लेकिन फिर भी हम सभी ने बहुत आशावान विचार के साथ में इनका इस MOU का स्वागत किया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होने के बाद से पूरे विश्व में लगातार ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार से सप्लाई चेन्स बाधित हुई, भारत समेत अलग अलग विश्व के देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा कदम हमें दिखाई पड़ा। लेकिन जब ऑन ग्राउंड हमने इन चीजों को एग्जीक्यूट होते हुए देखा, तो आप फिर पाएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी भी ईरान ने कंटेन कर रखा है, हालांकि अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेट। अंशु जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। हमको दरअसल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर पत्रिका की 80वीं वर्षगांठ समारोह मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। माफ कीजिएगा, इस वक्त पे दत्तात्रेय होसबोले वहाँ पर बोल रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। I should be ever grateful to organizer. So I didn't know that one day I will also be appearing in organizer. But those were the days when we were learning so many things, and organizer was a distant but very affectionate teacher. Organize has created a legacy of a high order, at least in the English media. Organizer is not just a weekly newspaper. As just now we were watching the documentary, and the editor, my dear friend Praful, was speaking about the organizer, how it started and all. Organizer is a movement, a thought movement, a part of the nationalist movement. How it started and who all played a role, it has been explained, I need not repeat. Organizer stands for certain principles, certain ethics in media. Organizer projects the nationalist thoughts and views. Organizer has been a fierce crusader of freedom of press. Malkani ji and organizer, they are almost
they are equated, and the personality of Malkaniji is so much imprinted on the organizer, and his life journey and the journey of organizer cannot be separated. And Malkaniji was not only a thought leader of our country, but a crusader for certain principles, ethics in public life, and particularly the freedom of press. He was kept behind the bars on that infamous midnight of June 25th, 26th. And his book is also titled as Midnight Knock. I think most of us must have read it. Organizer has been a voice of our nation's culture, the voice of this land, a torchbearer of the dharmic values which are relevant even today. Organizer has a illustrious line of writers. Malkaniji was its editor, and Chariji in the previous session he referred to V.P. Bhatia ji. Deen Dayal ji's name was just now mentioned. Deen Dayal ji's famous column, Political Diary, which has also come in the form of a book. तो ऑर्गेनाइजर को 80 साल हो गए हैं। दत्तात्रेय होसबोले वहाँ पर बोल रहे थे, वो हमने आपको दिखाया। और आइए अब आपको अगली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नेटो के भीतर क्या दरार पड़ने लगी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा खर्च को लेकर अपने सहयोगी देशों पर बड़ा हमला बोला है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन लगातार नेटो से और मजबूत सैन्य मदद की मांग कर रहा है। आखिर नेटो के सामने खड़ा यह संकट कितना बड़ा है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। वैश्विक राजनीति के मंच पर एक बार फिर बड़ा तूफान उठता नजर आ रहा है और इस बार केंद्र में है दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नेटो। अमेरिका और नेटो के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे बयान, जिन्होंने नेटो सहयोगियों पर रक्षा खर्च को लेकर सीधा हमला बोला है। ट्रंप ने नेटो की आलोचना करते हुए दावा किया है कि पिछले एक दशक में अमेरिका ने नेटो पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए हैं, जबकि कई यूरोपीय देश नेटो के लिए रक्षा खर्च में काफी पीछे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो में अपने साझेदार देशों की तुलना में कहीं ज्यादा बोझ उठा रहा है, जबकि उसे बदले में पूरा सहयोग नहीं मिल रहा। ट्रंप के इन शब्दों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन की नींव दरक रही है। दरअसल ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट ने एक बार फिर नेटो में खर्च और जिम्मेदारी के बंटवारे को लेकर बहस छेड़ दी है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने 2014 से 2025 के बीच नेटो पर 999 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो अन्य प्रमुख सहयोगियों के खर्च से कहीं ज्यादा है, जबकि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होता। ट्रंप ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम का खर्च 90.5 अरब डॉलर, फ्रांस का 66.5 अरब डॉलर, इटली का 48.8 अरब डॉलर और पोलैंड का खर्च 44.3 अरब डॉलर था। उन्होंने ये भी दावा किया कि जर्मनी समेत दूसरे सहयोगी देश बहुत कम खर्च कर रहे हैं। उन्होंने इस बोझ को बेतुका बताया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध ने हालात और ज्यादा विस्फोटक बना दिए हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि अंकारा में होने वाले आगामी नेटो शिखर सम्मेलन में एयर डिफेंस को मजबूत करने पर जोर देना होगा, वरना तबाही और बढ़ेगी। ऐसे में नेटो एक तरफ युद्ध की आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने ही घर में उठते सवालों से जूझ रहा है। अंदरूनी दबाव, रक्षा खर्च को लेकर मतभेद और अमेरिका की भूमिका पर उठते सवाल
इन सब ने मिलकर नेटो के सामने एक गंभीर स्थिति खड़ी कर दी है। अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं 7 और 8 जुलाई को तुर्की के अंकारा में होने वाले नेटो शिखर सम्मेलन पर, जहां रक्षा खर्च, यूक्रेन युद्ध और गठबंधन के भविष्य पर अहम फैसले संभव हैं। सवाल यही है, क्या ये गठबंधन अपनी एकता बचा पाएगा या फिर ये दबाव किसी नए समझौते की दिशा में ले जाएगा? प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। अंशु जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि हम ही नेटो पे सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, बाकी देश नहीं करते हैं, ये दावा कितना सच है? चंद्रशेखर जी, पहले तो हम ये समझे कि नाटो है क्या और अमेरिका का इसमें कितना क्या और क्या योगदान और रोल रहा है, और नाटो को आज भी क्यों अमेरिका संचालित कर रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिवान सैन्य संगठन है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी थी, जब शीत युद्ध की ओर पूरी दुनिया गई थी, एक खेमे को यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर संचालित कर रहा था, दूसरे खेमे को अमेरिका संचालित कर रहा था, तब यूएसएसआर और उसके अलाई देशों के अगेंस्ट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो नाम से इस सैन्य संगठन को अमेरिका ने बनवाया था, और इसमें तमाम यूरोप के पश्चिमी देशों को इसने जोड़ा था, और इसके माध्यम से लगातार अमेरिका ने अपने हथियारों को यूरोप के ही नहीं दूसरे देशों को भी उनका रक्षा बजट बढ़वा के हमेशा बेचा है। और इसके बाद जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तब चंद्रशेखर जी, यूएसएसआर ने शीत युद्ध के दौरान नाटो के अगेंस्ट जो एक वार्सो पैक्ट बनाया था, एक दूसरा सैन्य संगठन था, ये तो समाप्त हो गया, ये इररेलेवेंट हो गया, लेकिन नाटो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से लेकर आज तक और फ्लरिश हुआ है और बढ़ा हुआ है, और इसके माध्यम से पश्चिम के ये तमाम देश, आप रशिया यूक्रेन युद्ध का ही उदाहरण ले लीजिए, यूक्रेन जैसे देशों को जाकर के वो सहायता नहीं करते हैं, वो अपने उपकरण बेचते हैं या कर्ज देते हैं। तो जिस प्रकार का एलिगेशन ट्रंप लगा रहे हैं वो अभी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि नाटो के अब ये तमाम जो सदस्य देश हैं जो यूक्रेन को सहायता देने की वजह से आर्थिक संकट झेल रहे हैं, इन्होंने पश्चिम एशिया में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई करने से मना कर दिया। तो यही कारण है कि ट्रंप अब बौखला करके इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और इस सब के बीच नेटो की क्योंकि एक बड़ी बैठक होने वाली है अंकारा में, और उस बैठक से पहले इस तरह का बयान देना, क्या कुछ लगता है आपको कि वो पुरानी यूनिटी रहेगी नेटो में इसके बाद? चंद्रशेखर जी, हम लगातार देख रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद और फिर पश्चिम एशिया के संकट के बाद नाटो में हमको एक दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें कुछ ऐसे देश हैं जो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन युद्ध में लगातार यूक्रेन को सहायता पहुंचा रहे हैं। ट्रंप के साथ साथ कुछ ऐसे नेता हैं जो ये नहीं चाहते हैं, और पश्चिम एशिया को लेकर के भी विवाद है, जिसमें कि नाटो के कुछ ऐसे सदस्य देश या नेता हैं जो ट्रंप के साथ हमको खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य देश हैं जो जमकर अमेरिका की और ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं ईरान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वे नहीं चाहते कि ईरान या उसके प्रॉक्सीज इन देशों पर अटैक करें, उनकी अपनी सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, प्राथमिकताएं। तो नाटो में इस वक्त एक दरार की स्थिति है चंद्रशेखर जी, और हो सकता है कि आगे जाकर के नाटो हमको विभाजित होता हुआ भी दिखाई पड़े। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अंशु जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक यात्री बस के खाई में गिर जाने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। ये बस शेरानी जिले के धनसार इलाके से खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस 36 यात्रियों के साथ क्वेटा से निकली थी, लेकिन रास्ते में एक अन्य खराब हुई बस से कुछ और लोग उसमें चढ़ गए। हादसे के समय बस में 48 लोग सवार थे। मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंटेनू ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस चौंकाने वाले ऐलान के साथ ही मोल्दोवा की पूरी सरकार संकट में आ गई है। नवंबर 2025 से प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे मुंटेनू ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जिस पल मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब अपने सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, मैंने पद छोड़ने का फैसला किया।
अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार कर रहे दक्षिणपंथी ब्राजीलियाई सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो और उनकी सौतेली मां पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल बोल्सोनारो के बीच बढ़ती दरार महिला वोटरों के बीच उनके पहले से ही कमजोर स्थिति को और खराब कर सकती है। पूर्व फर्स्ट लेडी ने लिबरल पार्टी की महिला शाखा की प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। मिशेल बोल्सोनारो नजरबंद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की पत्नी हैं। यह इस्तीफा उनके सौतेले बेटों के साथ बढ़ते सार्वजनिक विवाद के बीच दिया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर गुरुवार शाम एक 52 वर्षीय तिब्बती कार्यकर्ता ने चीन से आजादी की मांग करते हुए खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारी की पहचान लोबगा रंगजेन के तौर पर हुई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 7 से 8 जुलाई तक तुर्की के अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ली का मकसद दक्षिण कोरिया और नाटो सदस्य देशों के बीच रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाना है। अंकारा में ली नाटो के महासचिव मार्क रुटे से मुलाकात करेंगे और जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत इंडो पैसिफिक देशों के नेताओं के साथ एक ग्रुप शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया की सेना ने उस अमेरिकी पायलट का शव बरामद किया है जिसे अशांत पूर्वी इलाके पापुआ में विद्रोहियों ने गोली मार दी थी। इससे पहले एक अलगाववादी समूह ने कहा था कि यह हमला अमेरिका और इंडोनेशिया की सरकार के लिए एक संदेश है। दरअसल संसाधनों से भरपूर पापुआ के पश्चिमी हिस्से में इंडोनेशिया से आजादी के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है।